Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval history and in this segment we are into early medieval phase. And in the early medieval phase, we are into the topic of Imperial Chola, or you may say medieval Chola, where today we are going to discuss the greatest ruler of the Imperial Chola, and he is the राजेंद्र फर्स्ट, और यू में से राजेंद्र चोल आप कह सकते हैं, राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र प्रथम, तो ये आप कह सकते हैं। तो हम इंपीरियल चोला को पढ़ रहे हैं। देखिए, अब से पहले जब हमने मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत की थी तो मैंने आपको, देखिए मैं हर वीडियो में बताता हूं, यहां पर देखिए मेडिएवल हिस्ट्री की जब बात होती है तो मैंने आपको बता दिया था कि मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि एम स्टैंड्स फॉर मेडिएवल हिस्ट्री, इसको हमने दो पार्ट में बांटा, अर्ली और लेटर। ई स्टैंड्स फॉर अर्ली, एल स्टैंड्स फॉर लेटर। और अर्ली मेडिएवल फेज का जो समय है वो समय है हर्षवर्धन के बाद से लेकर, हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है 647 एडी में। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 एडी से लेकर 647 एडी तक, और 647 एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक का जो समय है उसे अर्ली मेडिएवल फेज कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में जब देता है, खासकर स्टेट सर्विसेज में या दूसरे किसी एग्जाम में, यूपीएससी में तो नहीं देता, तो उसमें आपको ऑप्शन रहता है कि अर्ली मेडिएवल फेज 8th to 12th सेंचुरी, या दूसरा ऑप्शन एक होगा 7th to 12th सेंचुरी। ठीक है, तो दोनों में से दोनों ऑप्शन सही हैं, और आप इसको जो भी ऑप्शन आपके पास हो वो एक ही कोई ऑप्शन होगा, या तो 8th to 12th सेंचुरी एडी होगा या 7th to 12th सेंचुरी एडी होगा। तो कोई भी ऑप्शन हो तो आपका वो सही होगा आंसर, वो उसको आप लगा देंगे। लेकिन अगर देखें तो 647 एडी में जब हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है, वहां से लेकर 12वीं शताब्दी तक आप कहेंगे, 12वीं शताब्दी के अंत तक ये मेडिएवल, अर्ली मेडिएवल फेज है, पूर्व मध्यकाल है। और यहां भी हमने बांट दिया था, पूर्व मध्यकाल को 3 पार्ट में हम देख रहे थे। नॉर्थ इंडिया, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ इंडिया, एस स्टैंड्स फॉर साउथ इंडिया, और एम आई स्टैंड्स फॉर मुस्लिम इन्वेजन। और उसके बाद लेटर को भी हमने 2 पार्ट में बांटा था। डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत और मुगल। मेन मेडिएवल यही है, लेकिन पूरा मेडिएवल फेज है, ये अर्ली है, ये लेटर है, लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल जो है इसको मेन मध्यकाल माना जाता है इतिहास के लिहाज से। तो यहां पर अर्ली मेडिएवल फेज में हमने नॉर्थ इंडिया पूरा देख लिया था। नॉर्थ इंडिया में यहां पर हमने हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया की स्थिति देखी थी कि किस तरह से टूट गया था, हाँ, पूरा नॉर्थ इंडिया, और कई राजपूत वंश निकल कर यहां पर आए थे। उनमें हमने नॉर्थ इंडिया में उनका ओरिजिन देखा था। ठीक है, यहीं पे हमने गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, एक जो कि दक्षिण भारत का दक्षिण भारत की ताकत थी, शक्ति थी, उनमें हमने कन्नौज के लिए यहां पर देखा था ट्राईपार्टाइट या त्रिपक्षीय संघर्ष, वो भी हमने नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में देखा था। उसके अलावा कश्मीर देख लिया था, जहां हमने लोहार वंश इसको देखा था, हिंदू शाही वंश को इधर देखा था। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया में हमने सब कुछ खत्म कर लिया था। फिर हम साउथ इंडिया में आए थे, और साउथ इंडिया में हमने बताया था कि अगर आप दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, और मेडिएवल हिस्ट्री, अर्ली मेडिएवल फेज पढ़ते हैं, तो दोनों लगभग आप देखेंगे कि बहुत सारे पोर्शन जो हैं वो दक्षिण भारत के का जो प्राचीन इतिहास है वहां से आपको लगेगा कि ये अर्ली मेडिएवल फेज में भी आ रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी कि मौर्य उत्तर काल में, मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में कुछ विदेशी ताकतें आती हैं, इधर से सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ वेस्ट से। सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर आएंगे सीथियंस यानी शक, फिर पहलौ,
यानी कि पर्थियंस, ये पल्लव हैं और वो पर्थियंस थे, ठीक है। तो उनको पहलव कहा जाता था, पहलव और फिर कुषाण। उसी तरह से कुछ देशी ताकतें भी उभरेंगी भारत में मौर्योत्तर काल में, और मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, देशी ताकतों के रूप में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर उत्तर भारत और सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में यहां पर शुंग डायनेस्टी उभर के आएगी। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा, उसी का कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग, यहां शुंग वंश की स्थापना हो जाएगी। यहीं पर फिर रिप्लेस हो जाएगा कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद यहां पर दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहां पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ जाएंगे कौन, यहां पर आ जाएंगे सातवाहन या सतावाहन आप कह सकते हैं, ठीक है। सातवाहनों के बाद यहीं पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वकाटक आ जाएंगे, ठीक है, वकाटक आ जाएंगे। उसके बाद वकाटकों के बाद हमने देखा था वकाटकों को रिप्लेस करेंगे चालुक्य वातापी। देखिए अब चालुक्य वातापी क्या करेंगे कि कर्नाटका का भी कुछ क्षेत्र यहां पर ले लेंगे और यहां पर CV यानी कि चालुक्य वातापी आ जाएंगे। चालुक्य वातापी को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी, ठीक है। ये दोनों वेस्टर्न चालुक्य हैं, चालुक्य वातापी और चालुक्य कल्याणी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मौर्यों के बाद क्या स्थिति होती है, पहले सातवाहन, फिर वहीं पे वकाटक, लेकिन ये दोनों महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, फिर वातापी जिसे आज मॉडर्न बादामी कहते हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका के उस क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र को लेते हुए चालुक्य वातापी आ जाएंगे। फिर उनको रिप्लेस कर देंगे राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटाज को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी। जिस समय चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा इधर हैं, उसी समय यहां पर पल्लव वंश है, यानी कि दोनों पैरेलल शक्तियां हैं, मैंने बताया था। और जिस समय यहां पर चालुक्य कल्याणी है, हालांकि कुछ राष्ट्रकूटों के समय भी ये रहेंगे इंपीरियल चोला, जब चालुक्य कल्याणी है यहां पर चालुक्य कल्याणी, तो यहां पर रहेंगे ये इंपीरियल चोला। IC इट मींस की इंपीरियल चोला, ये इंपीरियल चोला। तो ये देखिए चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटों की पैरेलल शक्ति पल्लव, और चालुक्य कल्याणी की पैरेलल शक्ति इंपीरियल चोला। मैं आपको बताऊं इन पल्लवों को रिप्लेस करके ही ये इंपीरियल चोला आते हैं, ये मैंने बता दिया था जो मेडिएवल चोला है। तो देखिए जब दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने ये सारा, पहले तो सातवाहन पढ़ा ही था हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, उसके बाद हमने सबसे पहले यहां पे संगम एज को पढ़ा था, जहां पे चेर, पांडे और चोल तीन शक्तियां थी। वो ये जो चोल थे पहले वो अर्ली चोलाज थे, अर्ली चोला, लेकिन इनको हम कहते हैं इंपीरियल चोला, ये मैंने पहले भी बताया था। अर्ली चोलाज जो थे वो सिर्फ कावेरी नदी के आसपास ही सीमित थे, ये कावेरी नदी के आसपास ही सीमित थे। इनका इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व नहीं था, इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन ये जो चोल आएंगे इंपीरियल चोला, जो पल्लवों को रिप्लेस करके आएंगे, पल्लवों के सामंत थे ये, मैं बता दूं, अभी मैं फिर से बताऊंगा सारा चीज। तो ये जो थे, अब जो इंपीरियल चोला आएंगे, तो इंपीरियल इनका नाम क्यों पड़ा, क्यों इंपीरियल चोला कहा गया मेडिएवल या मध्यकाल के चोलों को, क्योंकि इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था, मैंने बताया था। हाँ, ये यहां पर देखेंगे तो देशी तो थे ही, मतलब चेरों पे, पांड्यों पे, पल्लवों पे तो इन्होंने विजय हासिल की ही थी, लेकिन साथ साथ उसके अलावा आप देखेंगे तो लक्ष्य ये मालदीव्स पे थे, ठीक है, मालदीव्स पे थे, यहां पर आप देखेंगे मालदीव्स। उसके अलावा आप देखेंगे मलाया, सुमात्रा, जावा जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इधर आपको म्यांमार, बर्मा, इधर फिर आपको आगे आएंगे तो आपको कंबोडिया, कडारम, तो इनका एक तरह से चाइना से इनका अच्छा रिलेशन था, ठीक है। श्रीलंका इन्होंने जीत लिया था, यहां पर श्रीलंका है, राजराज फर्स्ट ने आधा श्रीलंका जीता, राजेंद्र फर्स्ट जो है पूरा श्रीलंका जीतेगा, तो यहीं पे श्रीलंका है, देखिए यहां पे श्रीलंका है। तो ये इनका एक तरह से देखा जाएगा तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व है, इसलिए इनको इंपीरियल चोला कहा गया। तो ये हमने समझ लिया था। संगम एज में हमने पढ़ा था एक चोलों को, यहां पर चेर, यहां पर पांड्य और यहां पर चोल थे। हाँ, चेर थे, मालाबार कोस्ट यानी केरल और थोड़ा तमिलनाडु का भी पार्ट था, वहां चेर थे अर्ली चोलास के समय यानी संगम एज में। संगम एज में 3 डायनेस्टी हमने देखा था, चेर, फिर यहां पे तमिलनाडु के क्षेत्र में पांड्य, और फिर यहीं पे तमिलनाडु के ऊपर वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पे थे कौन,
चोल, तो वो अर्ली चोला थे, लेकिन चूंकि उनका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो था वो अंतरराष्ट्रीय नहीं था, वो बस कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही सीमित थे, इसलिए उन चोलों को इंपीरियल नहीं कहा गया। उसके बाद वो चोल खत्म हो जाते हैं, फिर मेडिएवल पीरियड में, अर्ली मेडिएवल फेज में ये उभर के आते हैं जिन्हें इंपीरियल चोला कहा जाता है। अर्ली चोलों से इनका कोई संबंध था या नहीं था, इस बारे में डिस्प्यूट है, वहां हमें नहीं जाना। लेकिन चोल को आप एक एंशिएंट पीरियड में भी देखेंगे, संगम एज में, और फिर जो अर्ली चोलाज को देखेंगे, और ये इंपीरियल चोलाज है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये बताया कि ये तो हमने दक्षिण भारत वाले में पार्ट में ही नॉर्थ इंडिया खत्म किया था, साउथ इंडिया में हमने ये सारे इन सारों को पढ़ लिया था। ठीक है, और लास्ट में हमने पल्लवों को पढ़ा था, सबसे लास्ट में हमने पल्लवों को पढ़ा था। हमने वाकाटका, संगम एज पहले पढ़ा, फिर वाकाटका, फिर चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूटा, चालुक्य कल्याणी, फिर हमने पढ़ा था पल्लवों को। ठीक है, तो पल्लव के बाद अब हम आ गए हैं जब फिर से प्राचीन इतिहास हमने खत्म किया था दक्षिण भारत का, और फिर जब मैंने बताया था वहां पर कि चूंकि इनका जो ये जो दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में इनको हम पढ़ रहे थे इन सबको, तो इनका संबंध कहीं ना कहीं मेडिएवल पीरियड से भी है, यानी अर्ली मेडिएवल फेज से भी है, और इनकी भूमिका रही है अर्ली मेडिएवल फेज में। तो जब हमने दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में इनको पढ़ लिया, तो अब यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं, या तो वहां पढ़ते नहीं तो यहां पढ़ते। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था पल्लवों तक, अब हम दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपीरियल चोलों को। तो इंपीरियल चोला देखिए यहां पे हम पढ़े, तो इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर यहां पे हम लाएंगे मुस्लिम इन्वेजन, अरबों का, और मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गोरी का, और फिर मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, और दिल्ली सल्तनत के खात्मे के बाद ये दोनों लेटर मेडिएवल फेज में आएंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो इस तरह से हमें मेडिएवल हिस्ट्री को खत्म करना है। तो यहां पर हम हैं, और यहां अंतिम पार्ट में है, चोलों को पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि चोल कौन थे, तो चोल सामंत थे पल्लवों के। देखिए ये सामंत थे पल्लवों के। सामंत का मतलब क्या होता है, तो सामंत होता था, ये सातवाहनों के समय से शुरू हुआ और जाकर गुप्त पीरियड में फ्यूडल सिस्टम जो है काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी होती है। होता क्या था कि सैलरी के बदले अगर जो ऑफिशियल्स हैं उनको दे दिया गया लैंड। ठीक है, और उस लैंड से कहा गया कि इसी से आप अपनी अर्निंग कीजिए, वहां आप खेती कराइए, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए। ठीक है, वहां धीरे धीरे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने, प्रशासनिक अधिकार, ठीक है, और न्यायिक यानी जुडिशियल राइट सब मिल गए उस क्षेत्र का। तो एक तरह से वो जो पूरे एम्पायर का एक शासक है, उसके भीतर जिस टेरिटोरी को दिया गया किसी व्यक्ति को अर्निंग करने के लिए, तो वहां उसको प्रशासनिक अधिकार भी मिल गए, वहां पे उसको जुडिशियल राइट्स मिल गए, वहां पे उसको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। तो एक तरह से वो छोटा शासक हो गया। तो उस टेरिटोरी का वो छोटा शासक हो गया, तो वही जो मेन एम्पायर का शासक होगा, जिस साम्राज्य का शासक होगा, जो मेन हेड होगा, उसका वो सामंत कहा जाएगा। सिर्फ ये जो सामंत होंगे क्या करेंगे, समय समय पर टैक्स पहुंचाते रहेंगे राजा को। जो एम्पेरर होगा, मेन पूरे साम्राज्य का एम्पेरर होगा, हेड होगा। तो एक सामंत एक छोटे शासक होते थे जिन्हें लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था, एक टेरिटरी दी जाती थी, और कहा जाता था कि वहां से आप उसको सैलरी ना देके कहा जाएगा, वहीं से आप अपना खर्च निकालिए। प्रशासनिक अधिकार मिल गए, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, जुडिशियल राइट्स मिल गया। तो एक तरह से वो छोटे शासक हो गए, तो वही सामंत। तो ये पल्लवों के सामंत थे, फ्यूडेटरी थे। ठीक है, फ्यूडेटरी कहिए या सामंत कहिए, इंग्लिश में फ्यूडेटरी। तो पल्लवों के सामंत थे, मैंने बता दिया था। ये पल्लव जो थे, मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं, साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु, यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र इनके पास था। ठीक है, बाद में इन्हीं पल्लवों को रिप्लेस कर देते हैं ये इंपीरियल चोला, और धीरे धीरे ये पूरा जो क्षेत्र है, आप सबसे पहले हमने पढ़ा था शासकों को। तो सबसे पहले विजयालय 850 एडी में वो क्या करेगा कि देखिए विजयालय कहां है, विजयालय सामंत है, और विजयालय जो है यहीं पे कहीं पे है, जो कि पल्लवों के टेरिटरी में ही है, क्योंकि वो तो सामंत है उस समय। तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, और ये पल्लवों का सामंत है विजयालय, और यहां पे वो तंजाउर जीत लेगा, और तंजाउर जीतने के बाद ये एस्टैब्लिश कर देगा क्या, चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी। फिर उसके बाद आदित्य प्रथम या आदित्य चोल आएगा,
और अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर ये पूरा पल्लव साम्राज्य को अपने में मिला लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा कौन, उसके बाद आ जाएगा परांतक फर्स्ट, जो कि मदुरा जीत लेगा पांड्यों से, और ये पूरा एक तरह से चोल आ जाएंगे, यानी ये पल्लव रिप्लेस हो जाते हैं, और इनकी जगह ये इंपेरियल चोल आ जाते हैं। तो पूरा ये इंपेरियल चोल हो गए। बाद में टेरिटरी तो घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है, लेकिन यही इंपेरियल चोल का, और ये इंपेरियल चोल धीरे धीरे चेरों को हरा देंगे। हाँ, और अभी आगे आप देखेंगे सारा क्षेत्र इनका हो जाएगा। अभी ये राजेंद्र चोल यहां पर उड़ीसा होते हुए बंगाल तक पहुंच जाएगा। तो ये सारा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र इनका धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इंपीरियल चोलों को शुरू किया था। हमने देखा था सबसे पहले शासकों में हमने देखा विजयालय को जो फाउंडर था, उसके बाद आदित्य फर्स्ट को, फिर पारंतक फर्स्ट जो जिसको रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक माना गया, उसके बाद हमने पारंतक सेकंड देखा, हमने उत्तम चोल को भी देखा, राजराज प्रथम, दो ही इंपॉर्टेंट शासक, राजराज प्रथम और फिर उसका बेटा राजेंद्र फर्स्ट। तो राजराज फर्स्ट तक हमने देख लिया था, और राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल प्रथम को हम यहां पर देख रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर हम देखें तो राजेंद्र चोल जो है ये ग्रेटेस्ट था, ग्रेटेस्ट रूलर है। और इसका समय मैं बता दूं, एक तरह से आप देख लीजिए, अगर इसका टाइम पीरियड देखिए तो इसके फादर जो थे राजराज फर्स्ट, देखिए उनका जो था 885 से माना गया, उनका 1014 तक, कहीं कहीं 12 भी दिया होगा एडी तक। तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए, उसका ये राजराज फर्स्ट का था, इनका 885 टू 1014 एडी तक, 885 एडी से 1014 एडी तक राजराज फर्स्ट जो इसका फादर है। अब राजेंद्र फर्स्ट का जो समय होगा जब राजराज के शासन का अंत होता है 1014 टू 1044 एडी। अब ये ध्यान दीजिएगा, कहीं राजराज का दिया होगा शासनकाल खत्म हो जाता है, दिखाता है, कहीं कहीं 1012 भी दिखाता है, कहीं 1014 दिखाता है। तो थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, समय पे आपको नहीं जाना है बिल्कुल, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इस समय ये था। ठीक है, ग्रेटेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, यानी चोल, इंपीरियल चोलों में ग्रेटेस्ट रूलर अगर पूछा जाए कौन था तो राजेंद्र फर्स्ट ये ग्रेटेस्ट है। आपको वैसे भी अभी पता चल जाएगा। ठीक है, बेटा किसका था, राजराज प्रथम का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके कई टाइटल, टाइटल्स यानी उपाधियां, मुडिगोल चोल, गंगई कोंड चोल, देखिए उड़ीसा होके ये बंगाल तक पहुंचा था, गंगा के क्षेत्र तक पहुंचा था, और इसने राजधानी कावेरी के पास बना दी थी गंगई कोंड चोलपुरम। तो इसका गंगा भी हम आगे देखेंगे, गंगई कोंड चोल भी इसकी उपाधि पड़ गई। कडारम को जीता था, तो कटार अधिपति, कटार अधिपति भी आता है, या कडार गोंड, कडारम या केड़ा ऐसे कहा जाता है। तो उसको जीता था, इधर था कडारम, तो वो जीत लिया था। तो कटार अधिपति या कडार गोंड ये कहा गया। और पंडित चोल भी इसकी उपाधि थी, क्योंकि दक्षिण भारत में कहा जाता है कि वैदिक शिक्षा के वैदिक एजुकेशन जो है उसकी शुरुआत का श्रेय भी और उसके प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। तो पंडित चोल इसलिए इसको कहा गया। तो ये तो आपको टाइटल की बात थी। दूसरी बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी को किसने बदल दिया था चोल झील में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार आ चुका है, ये बंगाल की खाड़ी। और यहां पर देखेंगे आप कि पूरे बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदला था किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने राजराज फर्स्ट को पढ़ा था, उसी का बेटा है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और अपने फादर की तरह राजराज फर्स्ट ने भी चीन को दूत भेजा था, और इसने भी राजदूत यानी एम्बेसडर भेजा, राजदूत या दूत, एम्बेसडर भेजा चाइना को। यानी देखिए इनका चाइना से रिश्ता है। इन्होंने श्रीलंका को जीता, भी श्रीलंका जीतेगा, ये पूरा श्रीलंका जीता। मालदीव्स पे चोलों ने पूरा कब्जा कर लिया था। बंगाल की खाड़ी है, यानी हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर में भी ये है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालदीव्स है। उसके बाद पूरा मलाया इंडोनेशिया का पार्ट होगा, म्यांमार,
आपको कंबोडिया, इधर म्यांमार है भारत से सटे हुए, उसके बाद आप देखेंगे बीच में थाईलैंड, फिर कंबोडिया। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस चोलों का था। लेकिन इसने कहां कहां, चीन को राजदूत भेजा था इसने भी, इसके फादर ने भी भेजा था। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में किसने बदला? मोस्ट इंपॉर्टेंट MI मैंने लिखा, हाँ, चोल झील को बदला था, चोल झील में बदला था राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल ने। ग्रेटेस्ट रूलर पूछा जाए तो राजेंद्र चोल। अब इसके विक्ट्रीज की अगर बात करें, विक्ट्रीज की, तो देखिए ये राजराज फर्स्ट है इसके फादर। अब यहां पे मैं मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से आपने इसको समझ लिया होगा। तो देखिए यहां पर देखिए यही श्रीलंका है, चोलों का ये साम्राज्य है, ठीक है। श्रीलंका यहां पे है, एक तरह से देख लीजिए ये श्रीलंका है, यहां पे श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, यहीं पे श्रीलंका होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे आप रख लीजिए, ये श्रीलंका होगा, थोड़ा और आगे रख लीजिए, थोड़ा और आगे ही होगा, ये ऐसे श्रीलंका होगा, ठीक है, ये श्रीलंका होगा। अब देखिए संपूर्ण श्रीलंका मैंने लिखा है, कंप्लीट श्रीलंका, विक्ट्री ओवर द होल श्रीलंका। देखिए इसके पहले इसका फादर था राजराज फर्स्ट, जिसने आधा उत्तरी श्रीलंका जीता था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये राजराज फर्स्ट इसका फादर है, जिसने उत्तरी श्रीलंका जीता था, ठीक है ना। देखिए इसका ऐसे आंसू की तरह श्रीलंका का जो है ना, ये इसका ये होता है। देखिए ये उत्तरी श्रीलंका जीत लिया था किसने? राजराज फर्स्ट ने, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये कंप्लीट श्रीलंका जीतेगा। तो अब ये सवाल यहां बनेगा, दो सवाल, राजराज के उत्तरी श्रीलंका किसने जीता? तो इसके फादर राजराज फर्स्ट ने। नॉर्दर्न श्रीलंका किसने जीता? तो इसके फादर राजेंद्र फर्स्ट के फादर राजराज फर्स्ट ने। लेकिन कंप्लीट श्रीलंका कौन जीतेगा? तो राजेंद्र फर्स्ट जीतेगा, ठीक है। उत्तरी श्रीलंका इसके फादर राजेंद्र चोल का फादर या राजेंद्र फर्स्ट का फादर राजराज फर्स्ट, लेकिन कंप्लीट श्रीलंका जीतेगा कौन? राजेंद्र प्रथम। अब देखिए राजराज फर्स्ट के समय भी महेंद्र पंचम ही शासक है श्रीलंका का, और इसके समय भी महेंद्र पंचम ही है। उस समय इसने राजराज ने नॉर्दर्न जीता, लेकिन ये क्या करेगा? कंप्लीट श्रीलंका जीत लेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा श्रीलंका जो है, ये पूरा का पूरा श्रीलंका किसके पास आ जाएगा? राजेंद्र फर्स्ट के पास, चोलों के पास आ जाएगा, पूरा श्रीलंका जीत लेगा। और इस समय शासक कौन है? ध्यान रखिए, महेंद्र फाइव। पहले भी राजराज फर्स्ट के समय जब इन्होंने उत्तरी श्रीलंका जीता, उस समय भी महेंद्र फिफ्थ कहे या पंचम कहे तो, और 12 वर्ष जेल में रहता है ये, और यहीं पे इसकी डेथ हो जाएगी, महेंद्र फिफ्थ की। देखिए डेथ हो जाएगी, कंप्लीट श्रीलंका जीतेगा। और समझ लीजिए इसके बाद कहा जाता है कि 50 सालों तक, 50 इयर्स तक चोलों के कंट्रोल में यह श्रीलंका था। कितने बड़े शासक थे ये, ठीक है ना, कितने बड़े, कितना बड़ा इनका और कितना ताकतवर साम्राज्य था, ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि जब श्रीलंका जाता है तो उनके राजा का क्राउन ले आता है, मुकुट ले आता है, नेशनल एम्ब्लेम राज चिन्ह भी लेके आता है, ठीक है ना, राज चिन्ह ले आएगा, और क्या ले आएगा? मुकुट भी ले आएगा, रानी का राजा का मुकुट, राजा का क्राउन, और वहां का श्रीलंका का नेशनल एम्ब्लेम यानी कि राज चिन्ह लेके आएगा कौन? राजेंद्र फर्स्ट। और 50 वर्षों तक फिर चोलों के कंट्रोल में ही रहेगा ये श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बंगाल पे विजय, बंगाल की विक्ट्री। बंगाल विक्ट्री देखिए, अब बंगाल विक्ट्री में इसने अपने बेटे को भेजा, इसके बेटे का नाम है विक्रम चोल, आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। विक्रम चोल, और इसका एक सेनापति कमांडर इन चीफ था दंडनाथ, कमांडर इन चीफ सेनापति सन विक्रम चोल। इन दोनों को भेजा गया था बंगाल के एक्सपीडिशन के लिए। और वहां पर उस समय बंगाल में किसका शासन था? पाल वंश, ये बंगाल में, ठीक है, ये बंगाल में भेजा गया, पाल वंश का शासन है, और शासक था महिपाल उस समय।
तो यहां पे इनकी विक्ट्री हुई थी। और ये कैसे गया था, तो देखिए उड़ीसा के रास्ते ये बंगाल पहुंचे थे। ये पूरा देखिए ये पहुंच गए थे गंगा के पास तक, कहा जाता है ये बंगाल पहुंच गए, यहां बंगाल पहुंच गए, ठीक है, ये बंगाल पहुंच गए। तो ये उड़ीसा के रास्ते गए थे। देखिए कितना बड़ा इनका क्षेत्र होता जाता है, और बंगाल तक कहा गया, गंगा नदी तक पहुंच गए थे। तो इसलिए इस विक्ट्री के बाद 3-4 बातें हुई। गंगा की विजय कहा गया, और गंगा की विजय के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगई कोंड चोल की उपाधि ली। यानी कि देखिए ये उपाधि ली किसकी, ये याद रखिएगा, किसने, गंगई कोंड चोल। चोलों में गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गंगई कोंड चोल की उपाधि ली थी किसने, गंगई कोंड चोल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बना है, कई बार आया है। तो गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने ली थी, राजेंद्र प्रथम ने। क्यों ली थी, उड़ीसा के रास्ते ये बंगाल का एक्सपीडिशन था, और यहां आपको गंगा तक ये लोग पहुंच गए थे, ठीक है, गंगा तक पहुंच गए थे, इस वजह से गंगई कोंड चोल। अब ये क्या करेगा कि एक तो गंगा की विजय हुई, गंगई कोंड चोल इसने उपाधि ली, उसके बाद वहां से गंगा का पानी लाएगा, कहां से, यहां से गंगा का पानी लाके, कावेरी नदी है ये जो है, देखिए अब मैं यहां पे बताता हूं, यही कावेरी नदी, ये कावेरी नदी, ये कावेरी नदी, ये कावेरी नदी, यहीं पे कावेरी के पास ये बना देगा नई राजधानी, और नई राजधानी का नाम भी गंगई कोंडचोलपुरम। तो गंगई कोंडचोलपुरम राजधानी किसने बनाया, राजेंद्र फर्स्ट ने। देखिए राजेंद्र फर्स्ट ने गंगई कोंडचोलपुरम। तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पूरा श्रीलंका किसने जीता, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। बंगाल की विजय किसने की, राजेंद्र प्रथम ने। गंगा तक कौन पहुंचा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। गंगई कोंडचोल किसकी उपाधि थी, गंगई कोंडचोल का मतलब गंगा का चोल विजेता, ठीक है ना, गंगा का चोल विजेता। तो गंगई कोंडचोल, चूंकि ये गंगा तक पहुंचता है, तो राजेंद्र फर्स्ट की उपाधि हो गई। अब यही राजधानी भी बनाएगा, नई राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम, क्योंकि गंगा तक पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पर बनाएगा कावेरी के पास, ये देखिए कावेरी मैंने लिख भी दिया है, कावेरी के पास बनाएगा नई राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम, वहां से पानी लाएगा गंगा का, और फिर राजधानी बनाएगा। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण बात हो गई। उसके अलावा देखिए चेरों, देखिए यहां पर, अब फिर मैं बता रहा हूं, ये यहां पे बना देता हूं, देखिए इस तरह से देखेंगे, ये दक्षिण वाला भाग, यहां पे थे पांड, ये पांड है, देखिए यहां पे ये पांड है, नीचे ये पांड है, और यहां पे ये चेर है, चेर है। संगम एज में भी ये थे चेर, ये चेर है, मालाबार कोस्ट और केरल, ठीक है ना, ये चेर है, ये चेर है, और ये हो गए हैं पांड, पांड, पांड। तो इन दोनों पर, चेर और पांड्यों पर के खिलाफ एक्सपीडिशन होगा, और इस एक्सपीडिशन में राज अधिराज या अधिराज उसका बेटा इसको लीड कर रहा है, राजेंद्र फर्स्ट का बेटा इसको लीड करेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, इस अभियान के बाद पांड्य राज को, ये पांड है लाल वाला, इसको मिला लिया जाएगा। अनेक्स्ट मतलब मिला लेना, जोड़ लेना, ठीक है, मिला लिया जाएगा। इस एक्सपीडिशन में अधिराज को, इस एक्सपीडिशन को लीड कौन कर रहा है, उसका बेटा अधिराज या राज अधिराज, ठीक है ना। आगे इसको भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग विक्रम चोल को भी पढ़ने वाले हैं। तो हालांकि 2 ही महत्वपूर्ण शासक, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम। इसके बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी 4-5 शासकों की है, वो हम लेके और खत्म करेंगे। 1-2 वीडियो हो सकता है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए अब जब ये इस एक्सपीडिशन के बाद, चेर और पांड्यों के एक्सपीडिशन के बाद, अधिराज को उपाधि देता है चोल पांड की। क्यों चोल पांड, क्योंकि पांड्यों को मिला लिया, चोल पांड हो गया कौन। तो अब यहां पे आपका सवाल बनेगा, चोल पांड की उपाधि किसकी थी, तो थी किसकी, अधिराज की। ये किसका बेटा था, राजेंद्र प्रथम का। दिया किसने था, राजेंद्र प्रथम ने। चोल पांड की उपाधि क्यों दिया, क्योंकि ये लाल वाला जो पार्ट पांड्यों वाला है, ये मिला लिया था जीत के अधिराज ने। उसके अलावा महामंडलेश्वर, यानी पूरे मंडल का,
पांड्यों का जो मंडल कहा जाता था, तो उस क्षेत्र का, पांड्यों के क्षेत्र का महामंडलेश्वर बना दिया। पांड्य क्षेत्र का, इस पूरे लाल वाले पार्ट का महामंडलेश्वर ये बन जाता है कौन? अधिराज, इसका बेटा, इसको बना दिया जाता है। अदर विक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो अंडमान, इधर अंडमान होगा, ठीक है ना, इधर अंडमान होगा भारत के, ठीक है। उसके बाद कडारम, यहीं पे कहीं कडारम होगा। कडारम में तो आग लगा दिया था पूरा, बहुत नष्ट कर दिया था कडारम को, ठीक है, कडारम या केड़ा। और इसी कडारम को जीतने के बाद कटार अधिपति या कड़ा अधिपति, इसको कदारम भी कहा गया, कडारम भी कहा गया, कड़ा भी कहा गया, केड़ा भी कहा गया, कुछ भी नाम आपको मिल जाए तो ध्यान रखिए, ये दोनों जो टाइटल हैं, कटार अधिपति और कडार गोंड, ये कडारम को जीतने के बाद, ठीक है। कंबोडिया, कंबोडिया पे जहां खेमर वंश था, खेमर वंश, यहां कंबोडिया देखिए, ये म्यांमार हो जाए, भारत से सटा हुआ यहां पर, उसके बाद ये थाईलैंड होगा, फिर आगे कंबोडिया भी आपको मिलेगा, ठीक है। वियतनाम ये सबसे सटा हुआ है, कंबोडिया तो इधर ही मिलेगा, तो इंडिया के इधर आपको साउथ ईस्ट में इधर मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो कंबोडिया जीत लिया। उसके बाद शैलेंद्र वंश का शासन था, श्री विजय साम्राज्य था, और यहां पे शासन कर रहा था शैलेंद्र वंश। कौन से पार्ट में? देखिए, इंडोनेशिया का पार्ट यहां पे मिलेगा आपको, इंडोनेशिया का यहां पे देखेंगे तो इंडोनेशिया का कुछ पार्ट है, यहां जावा, सुमात्रा, मलाया, इंडोनेशिया इसी पार्ट में मिलेगा आपको। आप नीचे आएंगे तब भी आपको मिलेगा यहां पे, तो यहां देखेंगे जावा, सुमात्रा, मलाया, आइलैंड, आइलैंड बहुत सारे थे वहां पर इंडोनेशिया में, जावा, सुमात्रा, मलाया, ये भी आज भी है। तो यहां पे श्री विजय साम्राज्य था और यहां पे शैलेंद्र वंश का शासन था। ये शैलेंद्र वंश जो थे, ये शैलेंद्र वंश के शासक जो थे, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है ना। और इन्होंने कभी राजराज फर्स्ट के समय नागपट्टिनम में, राजराज फर्स्ट से इन शैलेंद्र शासकों ने आज्ञा ली थी नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनवाने की। जब मैं राजराज फर्स्ट को पढ़ा रहा था, इसके फादर हैं राजराज फर्स्ट, जब उनको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि राजराज फर्स्ट से इन शैलेंद्र शासकों ने, यानी श्री विजय साम्राज्य के शासकों ने, विजय एम्पायर के शासकों ने, इन्होंने आज्ञा ली थी, परमिशन ली थी कि ये नागपट्टिनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार एक बनाएंगे। तो आज्ञा दे दी थी राजराज फर्स्ट ने, और राजराज फर्स्ट ने आज्ञा दी थी तो वो मठ या विहार कह ले, वो बना था। और राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया था, उस मठ को एक गांव भी दान दिया था उसके खर्च के लिए, ठीक है, एक गांव। तो मठ का परमिशन किसने दिया, या बौद्ध विहार का परमिशन श्री विजय साम्राज्य के शासकों को या शैलेंद्र वंश के शासकों को किसने दिया था? तो राजराज प्रथम ने। गांव किसने दान में दिया खर्च चलाने के लिए? राजेंद्र फर्स्ट ने। लेकिन इस पे इसने अटैक भी किया और इनको जीता भी। तो अदर विक्ट्रीज में अंडमान है, कडारम आ जाए कहीं पे कि आग कहां पे लगाया था, किसको पूरी तरह से छत विछत कर दिया था, नाश कर दिया था, तो आग लगा के यहां पर कडारम को नष्ट किया था। कंबोडिया जीता। देख रहे हैं पूरा ये तो आज जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब इंडोनेशिया का आज का पार्ट है इधर। तो ये इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस भी इनका दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजेंद्र चोल ने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है। तो दो ही महत्वपूर्ण शासक, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए टाइटल के बारे में, तो ये टाइटल चोल झील बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसने चोल झील, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम को। उसके बाद संपूर्ण श्रीलंका किसने जीता? तो संपूर्ण श्रीलंका राजेंद्र फर्स्ट ने जीता। आधा श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका ने, उत्तरी श्रीलंका किसने जीता? राजराज फर्स्ट, इसके फादर ने। संपूर्ण श्रीलंका किसने जीता? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख रहा है, एमआई का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनेगा। कंप्लीट श्रीलंका राजेंद्र, उस समय शासक कौन था? महेंद्र फिफ्थ। कौन ऐसा चोल शासक था जो श्रीलंका के शासक का मुकुट और वहां का नेशनल एम्ब्लेम यानी राज चिन्ह उठा के ले आया? अगर पूछा जाए तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, लिखा नहीं है मैंने, तो ये राजेंद्र प्रथम राज चिन्ह और मुकुट दोनों लेके आएगा। हाँ, बंगाल
विजय के बाद क्या क्या हुआ था? बंगाल विजय किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। उस समय किस वंश का शासन था? पाल वंश का। शासक कौन था? महिपाल था। इस बंगाल एक्सपीडिशन में कौन गया था भाई? तो विक्रम चोल, राजेंद्र फर्स्ट का बेटा, और उसका सेनापति दंडनाथ। यहां क्या क्या चीज हुई थी? ये लोग उड़ीसा के रास्ते पहुंच गए थे यहां पर बंगाल, और फिर यहां पे ये गंगा तक पहुंचे थे, और इसलिए इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि ली, क्योंकि गंगा तक की विजय इसने की, तो गंगई कोंड चोल की उपाधि ली। यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और फिर गंगई कोंड चोलपुरम नाम की राजधानी इसने बनाई। नई राजधानी कहां पे? कावेरी के पास। ठीक है, तो क्योंकि गंगा जीता था इसलिए देखिए कावेरी लिख भी दिया है मैंने, इसने बनाई। ठीक है, गंगा की विजय। उसके अलावा चेर पांड्यों को बता ही दिया। अन्य विजय में श्री विजय साम्राज्य पे विजय किसने की? तो राजेंद्र फर्स्ट ने। या शैलेंद्र शासकों पे विजय किसने की? राजेंद्र फर्स्ट ने। उसके बाद अंडमान, कडारम, कंबोडिया, ये सब जो है मैंने आपको सारा राजेंद्र फर्स्ट के बारे में डिटेल बता दिया। तो इस तरह से आप एक बार ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो दो महत्वपूर्ण शासकों को पिछले वीडियो में हमने राजराज फर्स्ट को खत्म किया, और आज हमने राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोल प्रथम को खत्म किया। तो इस तरह से जो दो मेन शासक हैं जिनसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, हमने खत्म कर लिया है। आगे 4-5 और शासकों को हम देखेंगे, क्योंकि उससे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, देख तो उनको भी लेंगे, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन आपको राजराज फर्स्ट जो पिछला वीडियो है और ये राजेंद्र प्रथम, इन पे देना है। ठीक है, और उनको भी हम देख ही लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।